ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शहीरा और मैं ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से आप सबको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे वी आर हियर, हम पैंस और पैंडास पर बात करेंगे। और ये वो वाले पैंडास बिल्कुल नहीं है जो पहला फर्स्ट थॉट जेन में आती है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यूट से टेडी बियर्स, वो बिल्कुल नहीं है। पैंस एंड पैंडास कोई बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी, तो बहुत नई और बहुत पुरानी मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर कि यहाँ पे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो बिफोर वी स्टार्ट इनटू कि ये क्या है और इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में, और कुछ पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे जो हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव एज अ थेरेपिस्ट शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली एंड लास्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ इयर्स मैं दो ऐसे बच्चों से मिली अपने प्रोफेशनल करियर में। एक को मैं मिली कुछ 2 साल पहले, और एक बच्ची को रिसेंटली उसने मुझे स्टार्ट स्मार्ट में ज्वाइन किया। और जब वो मेरे पास आई तो फर्स्ट 2 सेशन में आई वाज लाइक कि वो पोस्ट पेंडेमिक 2 साल बाद घर से निकली है, तो मे बी मेरी शक्ल अनफिमिलर है, मेरी एनर्जीज, मेरा वहाँ का एनवायरनमेंट, तो इट विल टेक टाइम, तो कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन 2-3 सेशन बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग बिगर देन जिसको हम टेबल टॉप पे कवर कर सकें या प्ले बेस्ड में भी इवन डाल सके, मसला उससे कहीं बढ़कर है। सो आई डिस्कस्ड विद अलीना, और अलीना ने फिर कुछ एक्सपर्ट से डिस्कस किया, उसने रिसर्चेस की, और जब मैंने उस बच्ची को रेफर किया कि इसको प्लीज आप मेडिकली चेक करवाएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके ऐसे बिहेवियर्स हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हर बिहेवियर्स, तो उसके बिहेवियर कोई आम बिहेवियर नहीं थे। इवन दो मैं जब डिफरेंट एबल बच्चों के साथ काम करती हूँ तो आई ट्रूली बिलीव कि आपकी एनर्जी उस बच्चे से 100% ज्यादा होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन केटर। और मेरी एनर्जी ट्रस्ट भी काफी ज्यादा थी, लेकिन द मोमेंट शी एंटर तो वो पूरा सेटअप बिल्कुल उलट पुलट कर देती थी। वो अपने कानों पे जोर जोर से मारती थी, अपने आप को बहुत जोर से हिट करती थी। उसे कोई सेंस ऑफ डेंजर नहीं था, कोई सेंस ऑफ फीलिंग नहीं थी पेन की, कुछ भी नहीं था। It seems like she is unaware of any pain, या she is unaware of anything which is happening around. Even though मुझे उसकी एडवांस में सेशंस के चार्जेस भी मिल गए हुए थे, लेकिन मैंने उसे कॉल ऑफ किया और मैंने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसको चेक कराएं। एंड यू विल बी शॉक्ड जब उसके मेडिकल रिजल्ट्स आए, और उसके मेडिकल रिजल्ट में आया कि उसके कानों में शदीद किस्म का इन्फेक्शन था, उसके यूरिनरी ट्रैक में शदीद इन्फेक्शन था, उसका गट बुरी तरह डिस्टर्ब था। और मैंने सारी थेरेपीज बंद की और उसको सबसे पहले रेफर किया कि वो मेडिकली उस बच्चे को केटर करें, उसके बाद थेरेपी कोई काम कर सकती है। सो ये एक स्टोरी सुनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी लोग जो थेरेपिस्ट भी हैं और जो इस फील्ड में नए हैं और इवन पेरेंट्स भी हैं, तो देखिए हर चीज की एक डिफरेंट जगह होती है और हर चीज की इम्पोर्टेंस डिफरेंट है। चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो मेडिकल इंटरवेंशन हो, दोनों एक 2 डिफरेंट डोमेन्स है। लेकिन ऑलवेज थिंक योर चाइल्ड एज अ होल। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प नहीं करेंगे और आप सिर्फ बच्चे को थेरेपीज कराते जाएंगे और उसके मेडिकली वो इतना बच्चा अपसेट है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। सिंपल सी एग्जांपल, अगर आप एक्नी, आपके चेहरे पे एक्नी है हार्मोन्स और स्टमक की वजह से, तो आप अपने चेहरे पे जो मर्जी लगा लें, जब तक आप अपने स्टमक को ठीक नहीं करेंगे, नथिंग इज गोना वर्क। सो ये कोई पढ़ी हुई बातें नहीं है, ये वो लाइव एक्सपीरियंस है जो मैंने जिसको डील की है, और मुझे आइडिया हुआ कि वो बच्ची किस कदर तकलीफ में थी। और चाहे मैं उसके साथ साल एक थेरेपी कर लेती, इट वाज नॉट गोना वर्क अनटिल एंड अनलेस उसके जो अंदर चल रहा था वो ना डील होता। तो वो उसके अंदर क्या चल रहा था, आई वुड लाइक अलीना नाउ टू प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोगों को समझ आए कि पैंस एंड पैंडास एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बारे में हम जाने, ताकि हम सही वक्त पे उसे पकड़ सकें। सो ओवर टू यू अलीना। थैंक यू सो मच शहीरा, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के लिए। एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ थेरेपिस्ट, तो वो कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी किसी भी चीज की बढ़ जाती है, बिकॉज आपने इस चीज को विटनेस किया। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो कि
खुद भी इस चीज को कहीं ना कहीं विटनेस कर रहे होंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों का मकसद ही ये है कि हम मुख्तलिफ जो डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस चले कह लें ऑटिज्म को लेके हो जाते हैं, कि बच्चे को डायग्नोसिस ऑटिज्म का होता है, लेकिन एक्चुअली में उसको जो प्रॉब्लम होती है पीछे वो पैंस एंड पैंडास की हो सकती है, मोल्ड की हो सकती है, लाइम डिजीज हो सकती है। तो क्यों ना उनको हम टाइमली गेज कर ले, पेरेंट्स भी एक तरह की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, और जो बच्चा है सबसे ज्यादा उसको वो किस किस्म की क्रॉनिक पेन से गुजर रहा है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा लाजिम है। So today our topic is pans and pandas in children with autism. It is something that is often uh, misdiagnosed, और क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं ऑटिज्म के साथ, और दूसरी ऐसे जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है स्पेशली जिसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं उसके साथ। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर थोड़ा सा देना चाहूंगी कि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। आज का ये जो सेशन है ये करने का मकसद ये है कि हमारी जो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ सकते, या फिर जिनको ये बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रिसर्चेस को पढ़ने में, और कहाँ से प्रॉपर रिसर्च की जाए, तो उनको लेमैन जुबान में ये जो टॉपिक है वो समझाया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, तो इसमें ये होता है कि इसमें इतनी मेडिकल चीजें हैं, इतनी ज्यादा टेस्टिंग्स इन्वॉल्व होती है, इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज पैंस को ट्रिगर कर सकती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर जो मेडिकल स्टाफ होता है ना उसका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। और सैडली पाकिस्तान में जहाँ ऑटिज्म के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, और हमारी कम्युनिटी में ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो उनको डील कर सकते हैं, तो पैंस एंड पैंडा इज समथिंग जिसके लिए अभी तक मुझे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसे हम कह सकें कि पाकिस्तान में कोई पैंस एक्सपर्ट्स है या पैंडा एक्सपर्ट है। उनको सिंपल ऐसे ही डील किया जाता है कि वो स्ट्रेप इन्फेक्शन हो गया बच्चे को तो ठीक है, मेडिसिन दे दी, दैट्स इट। जबकि इसके पीछे एक बहुत हैवोक क्रिएट हो रहा होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म, तो उसमें तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। So this is my disclaimer कि this presentation is only for the information purpose। और जो भी आपने फर्दर अगर आपको लगता है आपके बच्चे को पैंस एंड पैंडास है तो यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर प्रोफेशनल, उनकी एडवाइस लेना बहुत लाजिम है। What does PANDS and PANDAS stand for? PANDAS क्या होता है? Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus Infections। ठीक है, ये स्ट्रेप एक बैक्टीरिया होता है जिससे पैंडास ट्रिगर करते हैं। जबकि पैंस क्या होता है? पीडियाट्रिक एक्यूट न्यूरोसाइकियाट्रिक सिंड्रोम, दैट इज द अम्ब्रेला टर्म विच encompasses pandas as well। इसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि पैंस के अंदर जो सा है कोई स्ट्रेप इन्फेक्शन ही कॉज करे पैंस को, कोई भी एक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो सकता है, कंकाशन हो सकता है, बच्चों को कोई मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से भी पैंस ट्रिगर कर सकता है। बोथ आर एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बना देती है जो कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो फिर आपके ब्रेन पे एक्ट, वो जो है ना उस पे जाके अटैक कर देता है। उसमें पैंस और पैंडास में सबसे ज्यादा जो ब्रेन का रीजन इन्वॉल्व होता है वो बेसल गेंगलिया होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेट्स ऑफ बिहेवियर ट्रिगर कर जाते हैं। और कहा यह जाता है कि अच्छा ठीक है बच्चा बीमार हो गया था या कोई इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद ये बिहेवियर्स आ रहे हैं, लेकिन वो बिहेवियर्स क्यों आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा डीपली देखा नहीं जाता। जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें एकदम से एक सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस बच्चे को बुखार हुआ था, कोई ईयर इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद बच्चा बिल्कुल एक जो होता है ना बिल्कुल डार्कर जोन में चला जाता है, उसे टिक स्टार्ट हो जाएंगे, और अक्सर उसको मिसडायग्नोज कर देते हैं कि उसको टूरेट सिंड्रोम हो सकता है, शायद उसकी वजह से टिक्स हो रहे हैं। ओसीडी उसका बच्चे का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर बच्चा स्कूल जा रहा था तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल पढ़ाई से भाग जाता है, वो लिख नहीं सकता, वो उसकी जो स्टिमिंग होती है वो बढ़ जाती है। अगर वो क्लास में है वो अग्रेसिव बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और यूजुअली ऐसे बच्चों को फिर बिहेवियर का एक टैग लगा के कि ये बच्चे बदतमीज हैं या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं या ये बच्चे दूसरों को मार रहे हैं, तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है।
Does it affect only ASD people? The answer is no. अगर आप ये कहते हैं कि पैंस एंड पैंडास सिर्फ ऑटिस्टिक लोगों को ही जो है अफेक्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट कैन हैपन टू एनी चाइल्ड. और इसमें ये होता है कि पैंस में और पैंडास की जो यूजुअली देखा गया है, एक एवरेज जो एज होती है वो 7 to 8 years होती है. लेकिन ये भी रिसर्चर्स कहती हैं कि कुछ बच्चे जो 2 साल के होते हैं या 2 साल से कम के बच्चे भी जो किसी इन्फेक्शन का, क्रॉनिक इन्फेक्शन, अक्सर हमारे जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स से बात करते हो तो बच्चों को बहुत क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन या स्ट्रेप इन्फेक्शन रहते हैं और रिपीटेडली वो आकर करते रहते हैं. उस सिनेरियो में भी ये ट्रिगर कर सकता है. इसके अलावा इट इज नॉट कंपल्शन, ये कोई ठीक है, ये कोई एक कोई डेमोग्राफिक जो ग्रुप होगा उसी को अफेक्ट करेगा. इट कैन अफेक्ट एनीवन. इसका जो रेट है उन फैमिली में ज्यादा हो जाता है जिसमें एक ओसीडी का जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा हो, पेरेंट्स में ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा हो. उस सिनेरियो में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे में पैंस या पैंडास ट्रिगर कर सके. इसका डिजीज मैकेनिज्म क्या होता है, पैंडास किस तरीके से इफेक्ट करता है बॉडी को, कि स्ट्रेप एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके जब बॉडी में एंटर करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पांस देता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो कि आपके जाके ब्रेन में इन्फेक्शन कर सकती है या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है. अब ये कहा जाए कि ठीक है, स्ट्रेप इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, हर एक को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या साइनस का प्रॉब्लम रहता है, ये कानों का इन्फेक्शन होता है, तो क्यों जब कुछ बच्चे ये ऐसे होते हैं कि जिनमें पैंडास ट्रिगर करते हैं, तो उसकी रीजन ये होती है कि वो जेनेटिकली उनमें ये हो सकती है, सस्पेक्टेबिलिटी होती है कि वो उनमें पैंडास ट्रिगर कर सके. इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं या कोमोबिड सिम्टम्स कहूंगी, जिसमें ओसीडी आ सकता है, बिहेवियर रिग्रेशन आ सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. अक्सर बच्चे होते हैं वो बिल्कुल रात को सोना ही बंद कर देते हैं. सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं. फिर यूरिन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों में बढ़ जाता है. कि इट इज नॉट ओनली दैट कि जैसे एंजाइटी में तो होता है ना कि आपको फीलिंग आती है कि यू नीड टू गो टू द लू, लेकिन पैंडास में या पैंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें एक्चुअल में बच्चा यूरिन बार बार पास करता है और ही कैनॉट कंट्रोल हिज ब्लैडर, टेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एडीएचडी टाइप के बिहेवियर्स उसके होते हैं. हैंड रिटन जो अगर हैंड राइटिंग है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है उनको. हेलुसिनेशंस का या नाइट टेरर्स होते हैं वो उनको फील होना शुरू हो जाते हैं. कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि सुसाइडल तक हो गए थे. ये इस हद तक भी बच्चों को अफेक्ट करता है. इसमें मोटर डिसफंक्शन कैसे होती है, डिस्ग्राफिया ट्रिगर कर सकता है. ये बच्चा है, इसकी पहले की आप देखिए उसकी डायग्राम कैसे थी और उसने लेबलिंग कैसे की, लेकिन ये है कि आफ्टर दिस एक्यूट एपिसोड्स ऑफ पैंडास उसकी राइटिंग बिल्कुल खराब हो गई. he cannot write in the lines or he cannot comprehend कि किस तरीके से शेप्स बनानी है. ये एक और बच्ची थी जो कि टिपिकल ड्राइंग उसकी पैंडास से पहले कैसे थी और ड्यूरिंग इलनेस उस पर क्या प्रॉब्लम आई, और इस बच्ची का मैं पढ़ रही थी सारा. तो इट्स नॉट ओनली दैट कि इस बच्ची की कोई हैंड राइटिंग इफेक्ट हुई थी, उसमें बिहेवियर बहुत ज्यादा इस तरह के डेवलप हो गए थे कि ये बच्ची इतनी डरी डरी सहमी सी एक कोने में रहती थी या बेड के नीचे छुप जाना, और पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए कि एक बच्ची तो बड़ी बबली सी थी, लाइवली सी थी, तो इसे एकदम से क्या हो गया. अनयूजुअल मार्जिन ड्रिफ्ट आ जाता है. बच्चे यूजुअली जो पैंडास के साथ या पैंस के साथ होते हैं वो लेफ्ट साइड पे देखे उनको समझ नहीं आती कि यहाँ से स्टार्ट करना आपने लिखना, और वो यूजुअली उनकी इंडेंटेड होती है जो राइटिंग होती है राइट साइड की तरफ. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो देखेगी पैंस और पैंडास को लेके, अगेन बॉयज में पैंडास कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं. 2.6 रेशियो 1 होता है इनका. फैमिली हिस्ट्री जिसमें होती है उनमें ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स की उनमें 64 टाइम्स ये ज्यादा बढ़ सकते हैं. फिर इसके अलावा रिपीटेड जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन होते हैं, उस सिनेरियो में पैंस एंड पैंडास ट्रिगर कर सकता है. फिर इसके अलावा होता क्या है कि बिहेवियर रिग्रेशन आता है. ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे. यूरिनरी सिम्टम्स जिनका मैंने पहले बताया था, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होता है, हैंड राइटिंग उनकी डिटेरियोरेट कर जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं.
दे डोंट इवन वांट टू स्लीप, उनको इतना ज्यादा नाइट टेरर से डर होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि दे कैन नॉट इवन गो टू स्लीप। फिर अक्सर ये भी होता है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा अगर या बेटी जो है वो थोड़ी देर के लिए सोई थी और फौरन उठ के बैठ गई, एंड आफ्टरवर्ड्स वो उसने सोना बिल्कुल बंद कर दिया, शी कुडंट स्लीप थ्रू द नाइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लुक इनटू। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, टेक्स्ट बहुत बढ़ जाते हैं, एग्रेसिव सिम्टम्स उनके बढ़ते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होने का खतरा होता है। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स अक्सर ओवरलैप करते हैं ऑटिज्म में और पैंडास में, तो उसमें क्या होता है, जब स्पेशली छोटी एज में अगर पैंडास ट्रिगर कर गया और वो अनडायग्नोज्ड है, तो जब वो डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, तो वो उनको लेबल देंगे ऑटिज्म का। और उसकी रीजन ये होती है कि उसमें ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, पिकी ईटिंग होती है, टिक्स होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो सकता है, अग्रेशन या इरिटेबिलिटी होती है बच्चों में, बहुत डिफाइंड किस्म का बिहेवियर होगा, लाइक बैठेंगे ही नहीं एक जगह पे, नीचे लेट जाएंगे, अग्रेसिव मारेंगे पीटेंगे। तो सेंसरी इश्यूज उनके बहुत बढ़ जाते हैं, लाउड नॉइजेस के साथ उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी एक जो क्वाइट कॉर्नर होता है वहां पे वो बैठना पसंद करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम्स ट्रिगर करती है, तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे ऐसे जो स्कूल्स जा रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज वही बात है कि यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है कि बच्चा जितना ज्यादा कंपोज एंड काम होगा उतना ज्यादा क्लास में चलेगा। तो जो स्कूल को देखना चाहिए कि आप अगर देख रहे हैं कोई एक बच्चा है जो पहले बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, उसके बिहेवियर भी ठीक था, फिजिकली भी वो ठीक था, एकेडमिकली भी वो ठीक से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसने बिल्कुल एक डीप होल में जंप लगाई है, नाउ ही कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो आप क्या देख सकते हो कि उसमें क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी चीजों से ऑब्सेशन तो नहीं हो रहा, क्लास में ईटिंग कैसे कर रहे हैं, एंजाइटी एग्रेशन उसका कितना बड़ा हुआ, फिर फिजिकल सिम्टम्स में आप उसकी गेट देख रहे हैं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर चल भी नहीं पाते और इम्बैलेंसमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, बैलेंस का इश्यू होता है उनको, उनके हाथ बहुत ज्यादा जैसे होता है ना चैप्ड हैंड्स एंड लिप्स होंगे, माउथ्स होंगे। फिर इसके अलावा हेयर पुलिंग की आदत होती है कि वो बाल इतने ज्यादा खींचते हैं कि वहां से बिल्कुल उनका बैल्ड हो जाते हैं। यूरिन अगर वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि ही हैज टू गो टू द लू, उसने वॉशरूम जाना है, तो इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि वो इसके बिहेवियर कर रहे हैं, उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इसमें देखने की जरूरत है। एकेडमिक आप उसमें बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा मैथ स्किल्स उसकी ही लॉस दैट, इसके अलावा राइटिंग खराब हो गया है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, या फिर और इस तरह की जो फोकस नहीं कर पा रहा है, या कोई टास्क है वो सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यू हैव टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स कि आप उसका प्रॉपर जो है असेसमेंट करवाएं। किस तरीके से पैन्स एंड पैंडल्स को टेस्ट किया जाता है, तो इसमें ये चीज आ जाती है कि टेस्ट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगेन पैंडास में तो चले स्ट्रेप टेस्ट आप करवा सकते हो, लेकिन ये है कि जो पैन्स होते हैं उसमें तो कोई भी चीज ट्रिगर कर सकते हैं ना, एनवायरमेंट में तो इतने फैक्टर्स होते हैं, किस किस चीज का आप टेस्ट करवाएंगे। तो उसमें सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास वो ये है कि किसी अच्छे पैन्स एंड पैंडास का जो डॉक्टर है आप उससे उसका डायग्नोसिस कराएं, इट्स मोर लाइक अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। और हर कोई डॉक्टर पैंस एंड पैंडल्स के बच्चों को नहीं डायग्नोस कर सकता। मजीद इसमें एक और बहुत ज्यादा टेस्ट जो है जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, कनेक्टिव पैनल होता है। इसमें जो मैं पढ़ रही थी, डॉक्टर सुजैन सूडो हैं जिन्होंने सबसे पहले डायग्नोसिस किया था पैंडल्स का, तो शी वो सेइंग कि ठीक है आप ये टेस्ट करवा भी लो तो इट इज नॉट कंपल्शन के वो एक्यूरेट आएगा, इट्स वेरी कॉस्टली टेस्ट। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये सबसे डिफिनेटिव टेस्ट तभी होगा जब एक्टिव हो, उस टाइम उसके फ्लेयर्स चल रहे हो पैंस एंड पैंडल्स के, तो अगर तब आप ये टेस्ट करवाते हो तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इट कैन बी इट कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस, एड कर सकता है, लेकिन डिफिनेटिव नहीं है ये। इसी तरीके से अक्सर डॉक्टर्स यहाँ रिकमेंड कर देते हैं एसो टेटर्स जो होते हैं या एंटीडीनेस टेस्ट होता है, ये करवाया जाता है।
तो इसमें भी उनका कहना ये था कि अगर आप ये टेस्ट करवा भी लेते हो तो जरूरी नहीं है उस टाइम जो बच्चे के फ्लेयर्स है वो शायद हो सकता है कि जो पास्ट में उसको कोई इन्फेक्शन रहा हो, कोई स्ट्रेप इन्फेक्शन हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो, वो इसमें कैच हो जाए और आपको लगे कि ये पैंस एंड पैंडल्स है। इट इज नॉट कंपल्शन, इसीलिए अच्छे डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स का जो कल्चर टेस्ट होना चाहिए, सिबलिंग्स का, पेशेंट का इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मजीद जो कुछ टेस्ट हैं वो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट, आईजीजी टेस्ट होता है, आईजीएम, आईजीआई टेस्ट होता, सॉरी आईजीएम टेस्ट होता है, IG3, IG4 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ANA होता है, अगर किसी को मोल से ट्रिगर किया तो माइकोप्लाज्मा, माइकोटॉक्सिक टेस्ट होते हैं। कनेक्टिव पैनल जिसके बारे में अक्सर आपको सुनने को मिलेगा पैंस एंड पैनल्स में, तो उसकी मुख्तलिफ 5 टीयर्स होते हैं जिसपे उसका डायग्नोसिस किया जाता है। दिस इज द यूट्यूब लिंक जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिया, आई विल शेयर इट विद यू गाइस। आप बाद में जाके इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट काम करता है। मजीद हमने टेस्ट की बात कर ली, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटी माइक्रोबियल्स दी जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी होती है। इम्यून थेरेपी आपकी उसी कंडीशन में होगी अगर पैंस और पैंडर्स का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो। हर बंदे को इम्यून थेरेपी आप नहीं दे सकते। इसी तरीके से जब आप ये सारा कुछ कर लेते उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं, टिक्स का हो गया या OCD हो गया, एंजाइटी होगी, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन होती है। की फैक्टर्स क्या होते हैं? ये तो हो गया कि वो जो मेडिकल एक ट्रीटमेंट प्लान है वो तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको यू हैव टू लुक कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं या कौन से ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, और यूजुअली वो कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट में से ही आ रहे होते हैं, तो हमें उनको रोकने की जरूरत है। जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इनका इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर किसी कोई बच्चे को कोई पैंस और पैंडस का डायग्नोसिस हो गया तो फ्रेग्रेंसेस कम से कम, केमिकल का इस्तेमाल कम कीजिए। डाइटरी जो ट्रिगर्स हैं जिसमें ग्लूटेन, डेयरी और सोय, दीज आर नोन टू बी द मोस्ट जो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स है, इनको आपको कट शॉर्ट करना होता है। शुगर को रोकते हो आप लोग, केमिस्ट्री बेस्ड जो डाइट्स होती है इनको रोका जाता है। आप अपनी डाइट को अल्कलाइन बनाए, और अल्कलाइन बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वो वाटर जो सा होता है उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के आप उसको रख सकते हो ओवरनाइट, और वो यूज कर सकते हैं। जिन फूड्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होते हैं, बेरीज हो गई, डेंडरलाइन हो गया, रेड कैबेज है, डार्क चॉकलेट, स्पिनच, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड डाइट्स होती हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल, जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, ट्यूमरिक है, ये बहुत अच्छी रहती है इस सिनेरियो में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और एवोकाडो, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगेन जो मीट हो वो ग्रास फेड ऑर्गेनिक होना चाहिए। फिश जो सी है वो आप कोशिश करें कि वाइल्ड कॉट हो। आप जो फार्म की मछली है उसको अवॉइड कीजिएगा, और पानी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। मजीद जो ट्रीटमेंट रेमेडीज होती है उसमें आती है एंटी इन्फ्लेमेटरीज और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑब्वियसली मेडिकेशन की सूरत में या सप्लीमेंट्स की सूरत में दी जाती है, जिसमें प्रूफेन हो गई, एलोवेरा हो गया, कर्क्यूमिन हो गया, CBD ऑयल या हेम्प ऑयल का इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में जिंक हो गया, मेलेटोनिन हो गया, विटामिन और विटामिन डी दी जाती है। हमारे बच्चे जो सो नहीं पाते स्पेशली उनके लिए भी मेलेटोनिन बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। फिर इसके जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो OCD, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद आपने जो सिम्टम्स होते हैं जो फर्दर रह जाते हैं, आपने उनको जो ट्रीट करना है, तो उसमें कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो कि OCD में और टिक्स में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मेडिटेशन करवाना जरूरी होती है। और इन तमाम जो ट्रीटमेंट्स के साथ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने करवानी है, आप बच्चे की थेरेपी जरूर करवाइएगा, जिसमें कि ये जो ERP थेरेपी है ये मोस्ट रिकमेंडेड है। अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल्स की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स रिमूव भी होते हैं इस सिनेरियो में। यीस्ट ट्रीट होता है, पैरासाइट्स, मोल्ड लाइन अगर कोई इन्फेक्शन है उनको ट्रीट किया जाता है। मजीद जो मेडिकेशन है कुछ जो सी है SSRI जो सी होती है वो दी जाती है, जो कि उनके OCD सिम्टम्स में हेल्पफुल साबित होती है। और ये जो तमाम इस तरह की होती है ना, मेडिकेशंस हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, इनको बहुत शॉर्ट टर्म पे और
फिजिशियन की गाइडेंस के अंदर आपने इस्तेमाल करना होता है। ये एक रिसर्च हुई थी एक बच्चे पे जो कि इस ट्रीटमेंट से IVIG जो ट्रीटमेंट होता है उससे पहले वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता था, वो अपने क्लास फेलोज को हिट करने की, हार्म करने की कोशिश करता था और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वो बातें करता था कि पेरेंट्स और सब लोग उससे डर जाते थे। तो उसका जब IVIG जो ट्रीटमेंट हुआ 46 वीक्स तक, तो उसके बाद उसकी ड्राइंग देखे आप किस तरीके से चेंज हुई है। और एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगी कि अगर पैंडास और पैंट्स के लिए आप कंफर्म नहीं है तो प्लीज जो इम्यून थेरेपी अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उस तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि वो लॉन्गर रन पे ज्यादा इश्यूज कॉज कर सकती है। और जो OCD होता है उसके लिए भी इम्यून थेरेपी रिकमेंड नहीं की जाती। मजीद अगर ये एक जो एंटीबायोटिक है ये भी आप उसी सिनेरियो में यूज करेंगे कि अगर आप 100% श्योर होंगे कि इस बच्चे को पैंडास का ये पेशेंट है। मजीद एक यहाँ पे चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज आप जब किसी डॉक्टर से बात करते हो, किसी मैप से या पैंडास एक्सपर्ट से या किसी भी नेचुरोपैथ से, तो आप उसको ये ना कहिएगा ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद या पढ़ने के बाद कि अच्छा मुझे लगता है मेरे बच्चे को पैंट्स है या मेरे बच्चे को पैंडास है। उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें ओवरलुक कर दे और आपके बच्चे का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। तो इस सिनेरियो में आपको ये करना चाहिए कि आप उनको मैक्सिमम जितनी अपनी हिस्ट्री है वो क्लियर पिक्चर दे, उसको बच्चे की हिस्ट्री को दे, कब फ्लेयर्स आए, कैसे आए, कितनी देर तक बीमारी रही और टेस्ट दिखाएं। उसके बाद लेट हिम डिसाइड। अगर तो बहुत अच्छा पैंट्स और पैंडास का एक्सपर्ट होगा ना तो ही विल और शी विल टेक यू टू द राइट स्पॉट। लेकिन अगर आप उसके दिमाग में शुरू से ये डाल देंगे कि मुझे लग रहे से पैंट्स है या मुझे लग रहे से पैंडल्स है, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उनके लिए लॉन्गर रन पे आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बन सके। ये कुछ रिसोर्सेज हैं, इनको मैं जरूर रिकमेंड करूंगी। स्पेशली यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर्स मौजूद है तो मैं उनको कहूंगी कि वो जरूर से गो थ्रू करें, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही जो आपकी पैंडास की फिजिशियन नेटवर्क की जो डायरेक्टरी है उसका भी मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहते हो जो ऑथराइज्ड इस तरह के पीडियाट्रिशियंस हैं या कोई स्पेशलिस्ट आप उनको कंसल्ट करें तो इस डायरेक्टरी से आपको उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये मजीद तमाम रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। इफ यू वांट मैं आपको ये सारे रेफरेंसेस आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। दिस वाज इट। शहीरा, ओवर टू यू। अलीना, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप लोगों को समझ आया होगा। फेसबुक पे कुछ क्वेश्चंस है अलीना, वो अगर आप देख लें तो। ओके शहीरा, लेट मी सी। यहाँ पे भी अगर किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। मैडम साहिबा, मेरा बेटा स्पेशल स्कूल में तकरीबन 4 मंथ गया मगर 1% भी फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मगर घर पे सिखाया वही सिखाया, मतलब बॉडी ऑर्गन्स की पहचान करवाई, लेफ्ट राइट हैंड की पहचान, लोगों के साथ मिलना। मगर मैंने घर पे सिखाया बट मैंने स्पीच थेरेपी बिहेवियर थेरेपी की ट्रेनिंग की, अभी मैं घर पर कर रहा हूँ। क्या मैं बेसिकली लीना, उनने इनके दो हाँ। नीचे भी एक कमेंट है, वो पूछ रहे हैं कि वो स्कूल में उसको भेजें या जो घर में काम कर रहे हैं वो काफी है, ये है उनका बेसिकली क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो अब्दुल बसीर साहब मैं आपको यही कहूंगी कि देखें हम अपने बच्चों को बहुत चीजें सिखा सकते हैं घर में रह के, लेकिन उसका एनवायरमेंटल जो एक्सपोजर है ना वो नहीं लेना चाहिए। चाहे वो कहीं थेरेपीज के लिए जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल जिस तरीके से आपके बच्चे को हैंडल कर सकता है, आप शायद बहुत सारी चीजें बीइंग द पेरेंट उसे ओवरलुक कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि चाहे वो स्कूल है चाहे वो थेरेपी सेंटर है, आप अभी आपका बच्चा छोटा है तो उसको जरूर लेके जाइए। और अलीना, इज देयर एनी पैंस एंड पैंडा स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान? पैद नहीं, वो मैंने पहले बता दिया, पाकिस्तान में आज सच कोई नहीं है। इंटरनेशनली कुछ लोग एक्नॉलेज हैं और आई डोंट वांट टू रिफर एनी डॉक्टर बिकॉज आई एम नॉट अफिलिएटेड विद एनीवन। लेकिन अगर चाहें तो मैं उनको बाद में डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्टरी शेयर कर दी है, वो वहां से ठीक है। जाके शेयर कर सकते हैं। सोनिया पूछ रही है कि ये जो टेस्ट, अच्छा, कुछ मेडिकल टेस्ट आपने बताए थे, वो पाकिस्तान में कहाँ से होंगे?
अच्छा सोनिया, इसमें देखिए आपको अगेन मैं यही कहूंगी कि आपको खुद से तो टेस्टिंग करवाने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे इसका प्रॉब्लम है तो किसी भी अच्छे पैंस एंड पैंडास से आपका आप उसे सिम्टम्स बताएंगे, फैमिली हिस्ट्री बताएंगी तो वो समझ जाएंगे। और मजीद इसके टेस्ट जो से है वो आई जो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब है वहां से भी होते हैं, चुगताई में भी कुछ ऑप्शन हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, वो आपको बाहर से कराने पड़ते हैं। ओके। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा एक क्वेश्चन ये अच्छा, है कि व्हाट फौजिया इज, फराज है, इफ चाइल्ड है। नहीं नहीं आप बोलें। वजीहा आपका है व्हाट इज पैंdas एंड पैंडास, वो तो मैं आंसर कर चुकी हूँ। फौजिया फराज है, इफ चाइल्ड हैव सेंसरी इश्यूज सो व्हिच टेस्ट शुड बी डन। अच्छा देखिए, जो सेंसरी इश्यूज हैं उनका अगेन उसके तो बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो तो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, कुछ फूड का हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सेंसरी इश्यूज शहीदा भी आपको बताएगी कि बिहेवियर का भी कुछ होता है। तो इसमें तो टेस्ट अगर कहा जाए तो वो तो नहीं, पहले आपको इन्वायरमेंटल ट्रिगर देखना है कि किन सिनेरियोज में वो एक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस क्या लाइट का एक्सपोजर कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से वो कुछ ही स्टार्ट रिएक्टिंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में हो जाती है कि वो सो नहीं सकते। ठीक है, या फिर अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाउड नॉइजेज है उनसे प्रॉब्लम होती है, तो किस सिनारियो में वो एक्ट करते हैं। पहले तो आप ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स देखें और फिर आप उनका जो हल निकालेंगे। शहीरा आप इसमें ऐड करो और कुछ सेंसरी थेरेप्यूटिकली। इश्यूज के लिए सबसे जो बेस्ट थेरेपिस्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं वो होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वो आपके बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और उसकी सेंसरी नीड के हिसाब से उसकी सेंसरी डाइट को डिजाइन करते हैं, और फिर वो फर्दर आपको उनके प्लान के मुताबिक चलना पड़ता है। वो 100% खत्म नहीं होते बट बहुत बहुत हद तक मैनेजेबल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। सेंसरी और नीड इसमें बेसिकली व्हेन आई से कि खत्म नहीं होते, कि सेंसरी नीड्स हर किसी की होती है, हर कोई रॉक करता है, आगे पीछे टांग हिला रहे होते हैं अक्सर लोग सिनेमाज में या कहीं बैठे हुए, तो उसको मैनेज करना आपके बच्चे को आ जाएगा। सो यू शुड सी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फॉर दैट। अच्छा, इसमें जो मेडिकली कहा जाता है तो सेंसरी इश्यूज अगेन अगर तो पैंडास का प्रॉब्लम है या पैंट्स का है तो उस सिनेरियो में हो सकता है। अगर बच्चे के ग्लूटामेट लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो उस सिनेरियो में भी सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं बच्चे को। तो मेरे ख्याल से उसके बारे में हमने काफी दफा डिस्कस किया, फाइल्स भी हैं ग्रुप्स में, आप मजीद उसके बारे में पढ़ सकते अलीना वो पूछ रही हैं कि हम कौन से लैब से आपने जो टेस्ट बताया कराएं, क्योंकि वो तो नहीं, सॉरी, किस डॉक्टर के पास जाएं जो हमें प्रिस्क्रिप्शन दे, क्योंकि लैब्स तो प्रिस्क्रिप्शंस मांगते हैं। हैं। अच्छा, इसमें मैंने बताना कि देखिए पैंट्स एंड पैंडास की डायरेक्टरी पहले मैंने पूरी आपसे शेयर किया, आप उधर से जाके आप देखिए कि आपको कौन से डॉक्टर है जो आपको फिजिबल लगते हैं, आप उनको अप्रोच करिए। बाकी और काफी ऐसे डॉक्टर्स हैं या नेचुरोपैथ जो क्लेम करते हैं वो पैंट्स एंड पैंडास को ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें रॉबिन कुगर है, जेनिफर ग्लेजर के पास आप जा सकते हैं, एक डॉक्टर जोडी डिशोर हैं, और भी काफी सारे ऐसे हैं। अक्सर मैप्स डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि फैंस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगेन मेक श्योर कि उनकी जो स्पेशलिटी है वो पैंडस की हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन है कि नो इफेक्ट ऑफ लाइपोसोमल मेलाटोनिन ऑन माय चाइल्ड, एनी रीजन? अच्छा आपने, देखिए, हाँ। मेलेटोनिन आप किस लिए यूज कर रहे थे, स्लीप के लिए? अगर तो यूजुअली पाकिस्तान में लोग किस लिए यूज करते हैं मेलेटोनिन, वो करते हैं सोने के लिए। लेकिन अगर बच्चे के बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है तो मेलेटोनिन जैसे है बच्चे को सुलाने में हेल्प तो कर सकती है, लॉन्गर रन पे वो सो नहीं पाएगा। और उसमें यही चीज होती है, जैसे लो पैराफिन लेवल्स होते हैं वो आपने चेक करने होते हैं, जिसकी वजह से भी स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। अक्सर बच्चों को सोते हुए सीजर्स आ सकते हैं, आपने ये भी चेक करना है कहीं उसका वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अंडरलाइन जब तक आप कॉजेज को ट्रीट नहीं करेंगे तो हम्म, सिम्टम्स ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और अभी जो जूम पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप में से अगर कोई भी हमसे कुछ पूछना चाह रहा है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई एड अप करना चाह रहा है, अदरवाइज आई विल टेक बेनी नेक्स्ट। बेनजीर, आप प्लीज अपना थोड़ा सा इनपुट शेयर करें, बिकॉज हर सन वाज डायग्नोज्ड विद पेंसिल पैनस, आई वांट हर टू से a few things. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस पैंस एंड पैंडल्स दोनों का ही एक तरह से है।
हमने पैंडल का बड़ा टिपिकल फ्लेयर भी बल्कि देखा। इसमें मैं कई लोगों से कहूँगी कि इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल भी होता है। बच्चा हर वक़्त फ्लेयर में नहीं होता, ठीक है ना? जो पैंस एंड पैंडल्स होते हैं, इसके फ्लेयर्स एक्सपोज़र के साथ एसोसिएटेड। जब भी एक्सपोज़र होगा तो एकदम से बच्चे को फ्लेयर आता है और उसको, क्योंकि जिस तरह पैंडास है इसमें जो आपने टिपिकल साइंस बताए हैं, तकरीबन सारे ही बहुत एकदम एक्सट्रीम पे आते हैं और ऑल ऑफ अ सडन आते हैं और उनको जाने में 5 to 6 वीक्स लग सकते हैं। डिपेंड्स कि आपने वो चीज़ एनवायरनमेंट कंट्रोल की, घर वालों के इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया, बच्चे के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया, क्योंकि ब्रेन अंडर अटैक होता है और इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है। तो ये ओसीडी से लेके सारे सिम्टम्स, डिप्रेशन, रोना, एक्सेसिव क्राइंग, पॉलीयूरिनेशन, ये सब कुछ नजर आने लगता है। तो ये सारी चीजें अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं क्योंकि हल्के फुल्के एक्सपोजर्स बच्चों को वैसे भी चल रहे होते हैं, मसलन पैंस फ्लेयर पहले भी आ रहे हो सकते हैं। और फिर एक चीज और भी याद रखें, जो शुरू में फ्लेयर्स आते हैं ना, वो इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए आइडेंटिफाइबल नहीं होते। ये आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट होती जाती है कंडीशन। कई बच्चों को बहुत मल्टीपल फ्लेयर्स आते हैं, खुदा ना खास्ता, लेकिन कई बच्चों को बहुत ऑफ एंड ऑन आते हैं, डिपेंड्स के फैमिली में कोई इन्फेक्शन आया, या जिस तरह आपने मोल्ड को भी आइडेंटिफाई करवाया ना, अब मोल्ड एक्सपोजर जब होगा तब भी ये चीज हो सकती है। अभी रिसेंटली मेरे साथ बच्चे के साथ ये हुआ कि इसके दांत गिर रहे थे। मुझे नहीं पता था इस टाइम पे भी पैंस फ्लेयर आते हैं। तो हमजा बिल्कुल पैंस फ्लेयर में चला गया और अब मैं शुक्र कर रही हूँ उसके लास्ट दांत ही हैं जो गिरने वाले हैं। तो ये चीजें बहुत सारी होती हैं कि जो ट्रिगर कर सकती हैं। आप बेशक ट्रीटमेंट भी करा रहे हो ना, तो ये ऑफ एंड ऑन छोटा मोटा एक्सपोजर चलता रहता है, लेकिन ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होता हुआ नजर आना चाहिए अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा जा रहा है। तो ये वो चीजें होती हैं कि यकीन जाने जो लोग इनमें से गुजरते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई होता है, और ये बिहेवियर्स बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं इनकी इन्फेक्शंस के साथ। और वाकई इनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या करना चाहेंगे, इनकी ये चीजें जैसे जैसे ट्रीट होती जाती हैं ना, तो ये बच्चे खुद ब खुद इन्वॉल्व होने लग जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो उनके लिए फंक्शन करना आसान हो जाता है। मसलन पहले हमजा साइकिलिंग करता ही नहीं था, क्योंकि अगेन जिस तरह अगर वो फ्लेयर्स में ही रहेगा, उसकी मसल टोन नहीं होगी, ब्रेन फंक्शनिंग, फोकसिंग, वो चीजें नहीं होंगी, तो वो नजर आता था कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता था, जबकि थोड़ी सी साइकिलिंग करता था और उठ जाता था, मे बी थक भी जाता था और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होना शुरू हुआ, तो उसने ये सब कुछ खुद से करना शुरू कर दिया, मैंने उसको किसी चीज के लिए पुश नहीं किया। तो ये वो चीजें होती हैं कि मैं कहूंगी कि इनके बारे में जरूर पढ़ें। और मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि 90% ऑफ द केसेस पैंस ही होते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोजर बढ़ गए हैं ना, और हमारे इम्यून सिस्टम इस तरीके से फंक्शन करने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही होती हैं। और जिस तरह आपने एज वाला फैक्टर भी बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं होता कि ये शुरू से ही बच्चे को होता होगा। खुदा ना खास्ता ये 7 इयर्स पे जाके, आप सोचें नॉर्मली डेवलपिंग चाइल्ड 7 इयर्स पे जाके अचानक से ऐसा फ्लेयर उसको आ सकता है और घर वालों को आइडिया भी ना हो। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा भला सोया था, अगले दिन उठाए तो इस तरह है। ये बिल्कुल हो सकने वाली कंडीशन है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा समझें भी, और बच्चे की कंडीशन को समझें, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड और बहुत क्या कहना चाहिए ना, इन्फ्लेमेशन में जा चुका होता है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद भी रो रहा होता है, वो सब कुछ वो ना अपने आप को टैकल कर सकता है। और मैंने इग्नोरेंस अगेन इतनी बुरी चीज है ना, कि मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों को मार भी रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि शायद आज बदतमीजी करने का मूड है उसका या क्या है, लेकिन वो असल में इन कंडीशंस में से गुजर रहे होते हैं। तो इन चीजों को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए और टाइमली ट्रीट करना चाहिए। और एक चीज और कि एक्सपर्ट ही ट्रीट कर सकते हैं। आप याद रखें, ऑटो इम्यूनिटी मुकम्मल ट्रीट होने की बात तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिलहाल ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटेबल उस तरह से नहीं कहलाती। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जिनको अंडर कंट्रोल लेके जाया जाता है, इनको कंट्रोल में लाना होता है, और आपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि वो खुद ब खुद इन इन्फेक्शंस को इतनी अच्छे तरीके से ओवरकम कर जाए, या जो मेम्ब्रेन्स हैं आपकी बॉडी की वो हील कर जाएं, वो चीजें जो गलत तरीके से ब्रेन तक पहुंच रही हैं वो पहुंचना बंद हो जाएं, वगैरह वगैरह। आप इस किस्म के काम कर सकते हैं, और ये विदाउट एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर सप्लीमेंट्स होते हैं जो टाइम पे यूज करने होते हैं, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। तो काइंडली इन चीजों को कभी भी हाथ में ना लें, बहुत कीमती टाइम होता है। आप प्यूबर्टी से पहले पहले सारी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, जितनी भी हीलिंग कैपेसिटी बच्चे में होगी और जितना आप उस बच्चे के एक्सपोजर्स को कंट्रोल कर सकते होंगे।
तो ये सब कुछ थैंक यू सो शामिल वेरी होता है मच। ट्रीटमेंट बनता बिल्कुल, है। आपने इतने अच्छे पॉइंट्स कुछ ऐड अप किए इसमें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी बच्चे को पैंस या पैंडास का इन्फेक्शन हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसे फ्यूचर में भी हो सके। इट इज नॉट समथिंग कि अभी बिल्कुल ट्रीट हो गया तो बस फ्यूचर में भी, क्योंकि उसके जेनेटिकली इज प्रोन टू हैव सच काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फ्यूचर में उसको हो सके। तो उसको आप तभी, जैसे बैटी ने भी याद किया, उसको आप तभी रोक सकते हैं अगर आपके एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कंट्रोल्ड हो। आप कितना ज्यादा काम अभी करोगे तो वो उतना फ्यूचर में वो बच सकते हैं। इसी तरीके से टेस्टिंग की भी बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो पेरेंट्स को भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, पेरेंट तो जेनेटिकली इतना स्ट्रांग हो कि वो अपने बच्चे को उसको उसका पैंडास नहीं ट्रिगर कर रहा, लेकिन जो उसके साथ बच्चा रह रहा है वो उसके जेनेटिक्स भी उस चीज की इजाजत देते हैं कि वो ठीक है, उसको इम्यून सिस्टम उसका वो कर लेगा, फाइट बैक करेगा, वो बल्कि रिएक्टिव हो जाएगा, वो खुद से इस तरीके से एक्ट करेगा, वो कोई ब्रेन पे अटैक करना शुरू हो जाए। एक बंदी है सुजैना, आप अगर देखें उनकी बुक है, सुजैना कैलाहैन है, उनकी बुक है ब्रेन ऑन फायर। आप उसको जरूर पढ़िएगा, वो आपको वहां से पढ़ के आइडिया होगा कि किस तरीके से जब ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करते हैं। शी वॉज अ जर्नलिस्ट इन अमेरिका, लेकिन उसके बाद उनको टेक्स्ट का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद उनको जुस्सा है ना, बिल्कुल वो पैरालाइज हो गई थी। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी टेकन लाइटली। आप जरूर इन फैक्टर्स को पढ़ें। नई अप्रोच, नई साइंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस हमेशा इवॉल्व होती है। अगर आप ये कह लें नहीं, मैंने जो मेडिकल बिल्कुल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिया बस ठीक है, दैट्स इट, नहीं। अब वो जो लोग थे आज 30 ईयर्स पहले, 40 ईयर्स पहले, वैसे हम लोग नहीं हैं, हम जेनेटिकली इवॉल्व हुए हैं। अगर हम जेनेटिकली इवॉल्व हुए हैं तो हमारे साथ जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये भी इवॉल्व हुई है, हमारी मेडिकेशंस भी इवॉल्व हुई है। तो जहाँ पे वो अच्छा इफेक्ट आते हैं वहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। आई वाज होपिंग कि पेरेंट्स कुछ सवाल पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उन्होंने नहीं पूछे, तो मैं खुद ही सवाल अलीना जवाब एक देना। क्वेश्चन आया है, उसमें उन्होंने लिखा है, वजीहा कंवल है, वो कह रही है मेरा भतीजा 17 मंथ्स का है, नंबर्स अच्छा, अल्फाबेट्स अली बे पे आती है बट फंक्शनल स्पीच नहीं है। आ, ऐसा कुछ नहीं बोलता, बहुत हाइपर एक्टिव है, 2-3 दिन से स्लीप भी बहुत कम है, नेम पे रिस्पॉन्स नहीं देता। आई डोंट नो, इनका क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तो उसकी एज बहुत छोटी है। सेकेंडली मैं ये कहूंगी किसी एक प्रॉपर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से और किसी एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के भी पास लेके जाए। आई नो इतनी जल्दी लोग डायग्नोसिस नहीं देते, जैसे मुझे भी कहा गया था कि लड़के हमेशा देर से बोलते हैं। तो ये जो देर से बोलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको हटाना है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, शायद आपका, हमारा बीइंग अ पेरेंट या एज अ रिलेटिव हमारा फोकस होता है कि बच्चा बोल रहा है ना, तो वो ठीक है, लेकिन हम बहुत सारे उसके और सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। शायद आप किसी प्रॉपर थेरेपिस्ट से या प्रोफेशनल के पास लेके जाएं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो सके। अच्छा, इसमें बिल्कुल। मैं ये कुछ जी, और कोई क्वेश्चन है शहीरा? जी वो महविश कह रही है मेरा बच्चा हर वक्त सेल्फ हिटिंग करता है और वो पैंडास की एपिसोड में हर वक्त रहता है। तो महविश, अलीना ने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया आप क्या कर सकती हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, अलीना आप सेल्फ कंटिन्यू हिटिंग कर तो सकते दिस इज समथिंग कि आपको फॉरन से पहले उसको देखना है। आप चेक करवाएं किसी अच्छे प्रोफेशनल से अगेन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो पेरेंट्स नहीं पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो सा पैंस एंड पैंडास का है वो कब तक चलता है, ठीक है। और उसकी आंसर ये है कि जब तक बच्चे के सिम्टम्स रहते हैं तब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। फिर पेरेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स का जो अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो एक तरफ तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो तो वो सेहत के लिए नहीं ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको कम से कम 3 वीक से लेके 5 वीक्स तक हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे सिवियर केसेस भी होते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल के अंडर आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है। अलीना, क्या मजीद पैंस एंड पैंडास एक बच्चे को बिल्कुल नॉन वर्बल भी कर सकते हैं? शहीरा, हाँ, उसमें आपको बताना, देखो अगर वही चीज है कि आपका ब्रेन अंडर अटैक है, तो आपके अगर वो ब्रेन के किसी ऐसे हिस्से पे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर देता है जो कि आपकी स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है,
तो उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। स्पीच का आपकी गेट जो से मूवमेंट टिक्स, टूरेट्स एकदम से ट्रिगर कर जाते हैं। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि ये जो टूरेट सिंड्रोम है और जो पैंडास है, ये बहुत ज्यादा एक ही तरह के, क्योंकि ये उस हिस्सा का ब्रेन का इन बच्चों का इफेक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जहाँ पे पैंडास इफेक्ट करते हैं वहीं पे ही टूरेट सिंड्रोम के भी जो सिम्टम्स होते हैं उसी हिस्से में ब्रेन के डेवलप होते हैं। और कोई सवाल? नहीं, हमने फेसबुक के सारे क्वेश्चन ले लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आज का सेशन हम वाइड अप करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें जरूर बताइएगा। आई एम सो सॉरी, आई हैव साइनस, इस वजह से आई एम अनएबल टू टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। शहीदा, थैंक यू वुड यू वेरी लाइक टू ऐड मच। समथिंग? नो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे सब एक कोई और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।